हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो आपका सी टेट 1 to 5 ईवीएस का सेशन है। और ये सेट जो सेशन है सेट का, ये सेट 5 सेशन है और सेट 4 तक मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोग सेट 4 दोबारा ज़रूर देखिएगा। और हालांकि जे टेट का जो ईवीएस का सिलेबस है और आपका सी टेट का ईवीएस का जो सिलेबस है काफ़ी मिलता जुलता है। तो जो जे टेट के विद्यार्थी हैं वो सी टेट का भी ईवीएस देख सकते हैं, क्योंकि ईवीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ उतना बदलाव नहीं रहता है, लगभग सेम ही रहता है सिलेबस। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सी टेट ईवीएस, ठीक है, 1 to 5 लेवल 1 के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया? तो चार्ल्स डार्विन को, कि ग्रेगर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल या रोनाल्ड रॉस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रॉस को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कप कपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़ी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? यहाँ बोल रहा है कि उसे मतलब वो खेल नहीं सकता है, उसे बुखार भी है और कपकपी है, सिर दर्द है और वो इसी साइकिल से गुजर रहा है, तो उसे कौन सा रोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे मियादी बुखार है, अतिसार है, हैजा है और मलेरिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेरिया। जैसे कि मलेरिया का जो लक्षण होता है उसमें कपकपी आती है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, ठीक है, और साथ में कड़वी दवा दिया जाता है। उस कड़वी दवा का नाम है कुनैन। उसका नाम क्या है? कुनैन, याद रखना है। ठीक है, और ये मलेरिया का चिन्ह होता है, इसलिए मलेरिया यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी कौन था? अगला प्रश्न है, अल बिरूनी कौन था? हु वाज अल बिरूनी? वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ठीक है, यह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्या था? वो उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, इसलिए अल बिरूनी कौन था? वह एक उज्बेकिस्तान का यात्री था, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या? एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन। हर रंग देख सकता है, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, हम लोग को देख लेंगे एक बार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 है, बी में 1 और 3 है, सी में 2 और 4 है और डी में 3 और 4 है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट को देखते हुए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हुए आंसर जो है वो आपका बी नंबर है। बी में क्या है? 1 और 3। तो 1 और 3 कैसे है? देखिए यहाँ पे 1 में क्या है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 व 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। और 3 नंबर क्या है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। याद रखना है कि हाथी के झुंड में जो हथनियाँ होती हैं वही झुंड की नेता होती हैं, ठीक, याद रखना है। और उसके साथ 14-15 वर्ष के बच्चे भी रहते हैं उस झुंड में। तो इस राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ का राइट आंसर 1 और 3। अब अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं? इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ अ फ्लावर सम थिन पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स आर
कॉल्ड, क्या कहेंगे, पराग कोर्स कहेंगे या पराग कहेंगे या मूलांकर या वर्तिकार, यानी कि एंथर, पॉलेन, रेडिकल या स्टिग्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराग यानी पॉलेन। पॉलेन जो होता है ना वो पाउडर जैसी संरचना होती है, ठीक है, ये पॉलेन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेगी। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन में अधिकतर बेचने वाले जो खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। इफ़ यू गो टू अहमदाबाद यानी गुजरात बाय ट्रेन, व्हाट फूड आइटम्स विल यू फाइंड मोस्ट वेंडर्स सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर ऑप्शन में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, या छोले भटूरे या लस्सी, या इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, या पूरी शाक तथा ठंडा दूध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। जैसे कि ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल जो होता है वो गुजराती खाना होता है, ये गुजराती क्या होता है, खाना होता है, याद रखना है। और छोले भटूरे रस्सी जो होता है ये चीज़ वो पंजाबी खाना होता है, और इडली चटनी बड़ा चटनी जो होता है वो दक्षिण भारतीय का खाना होता है, और पूरी साग और ठंडा दूध जो होता है वो मध्य प्रदेश का यानी मध्य भाग भारतीय खाना होता है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का खाना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि बर्ड्स मूव देयर नेक्स वेरी ऑफन, द रीजन इज दैट, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, यानी कि पक्षियों का जो आंख का पुतली होता है वो बिल्कुल वो घूम नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते हैं। इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी के आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर टेल्स अ पेशेंट दैट देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड टू मेक अप फॉर द आयरन डिफिशियंसी, व्हाट शुड द पेशेंट ईट। चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, या गुड़, नींबू, मटर, या आंवला, पत्तेदार सब्जियां या गुड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। कैसे, मानव के रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है यानी कि आयरन की कमी हो जाती है तो लौह युक्त खाना खाना चाहिए, ठीक है, इसमें आरबीसी बनने की सबसे बड़ी चांसेस होती है। साथ ही इसमें क्या करता है ना, इसमें टिश्यूज़ का ऑक्सीडेशन भी होता है, इसीलिए यहाँ पे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़ जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, ठीक है। और मैं बता दूँ, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन का मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, हिम मतलब होता है आयरन, हिम मतलब होता है आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन का मतलब होता है आपका प्रोटीन, यानी आयरन और प्रोटीन से हीमोग्लोबिन बनता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी स्टेज शुड बी। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस रूपरेखा के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार यानी 2005। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी अगर कक्ष में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो उसे बाहर का भी जीवन से जोड़ना होता है ईवीएस की शिक्षा में, ठीक है, यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षा में। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, या अनुरूप होता है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ accordance with the requirement of the environmental studies curriculum at the primary stage।
उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लेस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण से सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करनी चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लेस करना चाहिए। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। इन्वायरमेंटल स्टडीज हैज बीन गिवन हाई प्रायोरिटी एंड स्पेस इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टू। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्यान करने के लिए, या चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, नहीं वाला जो प्रश्न है वो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज इन इन्वायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक उपयोगिता को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, टू चेंज द रूटीन एंड मोनोटस कंटेंट। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? A good environmental studies curriculum should be true to the child, true of life, and true to the subject. Which of the following features of the curriculum does not satisfy the above requirement? यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, या यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है आवश्यकता को पूरी नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये शब्दावली और परिभाषाओं को अधिक बल देती है, ये पूरा नहीं करता, ये गलत आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? नलिनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एनिमल्स आवर companions to class 3 learners. Which of the following strategies would be most appropriate to present the topic more इंटरसाइडेंटली? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्र को देखने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि छोटी कक्षा को अर्थात कक्षा 3 का जो होता है ना, शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण पर बनी फिल्म अर्थात जानवर तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, जबकि जो चार्ट होता है, श्यामपट्ट होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है द्वारा चित्र प्रदर्शन को कम पसंद करते हैं, लेकिन जब फिल्म प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझेंगे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर के बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तथ्यों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। क्या करता है व्याख्या? श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें या प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। प्रश्न है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को कराने की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है ए सेक्शन डू दिस एंड फाइंड आउट, ट्राई दिस इज इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, प्रोवाइड डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड बी टू, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एज एन ईवीएस टीचर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ जू शुड बी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में छात्रों को क्या करना चाहिए? जू के भ्रमण का आयोजन की अच्छी शिक्षा और उत्प्रेरकता मिलती है। जैसे कि देखकर विश्वास करना, सीइंग जिसको बोलते हैं हम लोग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज अ बिलीविंग। ठीक है, यानी कि देखकर विश्वास करना सिद्धांत जो होता है ये सत्य है, साथ ही छात्रों में विश्वास को जगाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इज रिलेशन टू सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग्य बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने तथा उनको विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षा में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस के टुकड़ी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पतल बनाना। तो इनमें से यह वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ जंगलों के गायब होने का जिम्मेदार। तो विच ऑफ दिस एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट। केवल एक या एक और दो या 1 2 3 या 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। कैसे, देखिए जंगलों का जिम्मेदार गायब होने का, तो 1 और 2 में क्या है, खानों का उत्खनन। यहाँ पे अगर खानों की खुदाई करेंगे तो जंगल की कटाई होगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका। उसके बाद 1 2 में क्या है, बांधों का निर्माण, ये भी राइट आंसर है। और बाजार में जड़ी बूटी पत्ती बेचना, इकट्ठी करना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बांस की टोकरी बनाना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों जिम्मेदार है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, यानी बी। अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए में 2 या 3, बी में 3 और 4, सी में 4 या 1, डी में 1 और 3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कांसे के बारे में जो कथन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी 1 वो बिल्कुल सही है। इसमें 2 और 3 सही है। तो 2 3 सही कैसे वो देख लेते हैं। 2 3 में जैसे कि लिखा हुआ है, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही, याद रखना है। और 3 में क्या है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यानी यात्रा की दिशाएं क्या होगी। पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या पहले पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में, या पहले दक्षिण दिशा में या फिर पूर्व दिशा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, यानी भोपाल गांधीनगर गुजरात के पूर्व में है, ये याद रखना है, जबकि हैदराबाद आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, इसीलिए पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब प्रश्न है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। 1165 सेंटीमीटर या 1100 मीटर या 1500 मीटर या 1.65 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.65 किलोमीटर। कैसे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 110 इंटू 15 अपॉन 1000, तो 1000 इसका इक्वल टू होगा 1.65 किलोमीटर। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल का। याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल हिमालय में है, याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कर्तव्यों यानी उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों को उपयुक्त उसमें से चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 2 3, बी में 2 3 और 4, और सी में दिया है 3 4 5 और डी में दिया 1 4 5। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1 4 5। कैसे, 1 4 5 यानी 1 4 5 कैसे होगा। 1 में क्या है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल सही।
साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, बिल्कुल सही, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को भी यहाँ शो कर रहा है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये जो बता रहा है तीनों स्टेटमेंट वो पॉजिटिव चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी जो होना चाहिए वो चयन कीजिए। तो माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर का ही जिम्मेदारी होता है। ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगले सेशन में फिर मैं ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।